और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है जनादेश में। न्यूज नाइट के इस विशेष कवरेज में कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं आज के नतीजों को। आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री ने का संबोधन हुआ। इस बीच में खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है, उनका परिचय एक बार फिर से आपके साथ कराते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल केतकर जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, स्मिता मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, साथ ही साथ हमारे साथ संजय गुप्ता जी जुड़े हुए हैं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से यश श्रीवास्तव हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अतुल सक्सेना जी हमारे साथ में हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। आप सब मेहमानों से राजनीतिक चर्चा शुरू करें उससे पहले स्मिता जी एक आपका कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, क्योंकि नतीजों के बाद में जनता के सामने पूरा संबोधन, क्या एक बड़ा मैसेज आप देखती हैं? संक्षेप में अगर उसको किस तरह से आप समराइज करेंगे। वैसे तो कई मैसेजेस थे जी, कुछ राजनीतिक मैसेज भी थे और कुछ मुझे लगता है कि ग्लोबल पावर्स को भी एक संकेत देने का प्रयास था, लेकिन कम शब्दों में उसको कहेंगी तो मुझे लगता है कि सबसे जो एक ओवरआर्चिंग जो मैसेज उस पूरे संबोधन में था वो शायद सभी को वो निरंतरता का मैसेज देना चाह रहे थे कि कैसे कहीं ऐसा ना हो कि जो एक लॉफ्टी टारगेट, एक बड़ा टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया था पार्टी को और एनडीए को, वहां तक अगर वो नहीं पहुंचे तो कहीं कोई ऐसी निरंतरता में कोई कमी या कोई ब्रेक जैसी बात ना हो। और मुझे लगता है यह स्पष्टता अभी आज का दिन पूरा होने से पहले देना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि ड्यूरिंग द डे हम लोगों ने देखा है कि कई तरह के कयास लगने लगे थे और कई तरह की चर्चाएं चलने लगी थी। तो उन्होंने ये संदेश दिया सबसे पहले कि यही सरकार है, यही सरकार रहेगी। और मजबूत फैसले की बात जो उन्होंने कही, विकसित भारत का जो एक लक्ष्य है उसको दोहराया और महिलाओं, युवा, शिक्षा, किसान, इन सब के प्रति जो सरकार के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये भी जोड़ा कि आने वाले दिनों में और कई हम कार्यक्रम उनके लिए लाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल जो जैसा है चलता रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है और ना मैं होने दूंगा। जी प्रफुल्ल जी, आपको लगता है कि क्या जी? उनको कार्यकर्ताओं को भी देना था जी, बीजेपी का जो मतदाता सपोर्टर वर्ग है उसको भी देना था और मेरा ख्याल है देश के बाहर भी कुछ ताकतों को देने का प्रयास संदेश दिया रहा है। प्रफुल्ल जी आपका कमेंट इस पूरे संबोधन। देखिए आज के चुनाव के रिजल्ट जिस तरीके से आए हैं, सबको ये उत्सुकता थी कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और किस तरीके से कहते हैं। तो एज अ लीडर, नेतृत्व के नाते उन्होंने उसी टोन में, उसी तरीके से जो हमेशा वो कहते हैं और जिन मुद्दों को बार बार अधोरेखित करते हैं उन्हीं को कायम तरीके से रखा। दूसरा मुझे लगता है कि जो उन्होंने ग्रेस रखी, शायद आप इमेजिन कीजिए इसमें से 40-50 नंबर इधर उधर होता तो अभी तक शायद अपोजिशन ने पूरे इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम को अभी तक कैसे आरोप करना शुरू कर दिया होता। अभी शायद वो सती सावित्री हो गया इलेक्शन कमीशन के बारे में तो अभी भी बोला जा रहा है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, कल तक थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन कमीशन का सम्मान किया, इलेक्शन कमीशन के सारे, बल्कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही उसी से की, अपने उद्बोधन की। दूसरा मुझे लगता है कि जो नए क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी उपस्थिति जो दर्ज कराई है उसका भी एहसास, उसका भी स्मरण एक तरीके से उन्होंने किया। 2014 से 2019 तक का, 2019 से 2024 तक का और 2024 के आगे का एक तरह से उनकी विजन को भी उन्होंने फिर से अनफोल्ड किया। और लास्टली मैं कहूँगा कि ये उद्बोधन मेनली आज के परिणामों के बाद भी, स्मिता जी ने जैसे कहा कि जहाँ तक निर्णय करने की प्रक्रिया है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की हो, डिफेंस के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने की हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो आर्थिक स्तर पर या अन्य क्षेत्रों में छवि हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक तरीके से ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्पीच था। इस रूप में मैं उसको देखूंगा। जी हाँ, आपने उसी ऊर्जा के साथ दिखाई दिए। साथ ही साथ प्रफुल्ल जी, जैसे आपने कहा कि स्पष्टता, क्लैरिटी के साथ ही विनम्रता दिखाई दे रही थी, तो
यश जी आपके पास आना चाहेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी हुआ। स्पष्टता का कहीं अभाव क्या दिखा? क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष एनडीए एक बार फिर अपनी सरकार बनाने जा रहा है, प्रधानमंत्री जब पहली बार जनता के बीच में आए और कार्यकर्ताओं के बीच में आए तो उन्होंने बहुत साफ उन बातों को रखा कि तीसरे कार्यकाल में क्या करेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए, बतौर विपक्ष बैठेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो स्पष्टता नहीं दिखाई दी। और साथ ही साथ विनम्रता जो एक जनादेश के साथ आता है, विनम्रता नहीं दिखाई दी। ये तो मेरे ख्याल से सबकी अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। स्पष्टता का यूं है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश की जनता ने दिखा दिया है कि वो किसी एक व्यक्ति को स्वयंभू भगवान बनने देने को तैयार नहीं है। यदि ऐसा होता तो 303 से ज़्यादा बड़ा आंकड़ा आता। उन्होंने बहुत सारी सीटें खोई हैं। और यदि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब इस समय हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन वो जिस ग्रेस देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अच्छी बात है, देखते हैं वो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे पद पे है। जो ग्रेस की बात आप लोग कह रहे हैं, तो मैंने अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है, किसी ने भी अपने पद ग्रहण समारोह को इस तरीके से एडवर्टाइज नहीं किया है जैसा कि आज हो रहा है। और हम स्पष्ट संदेश की बात कर रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो चुका है, मणिपुर के बारे में कोई स्पष्ट संदेश नहीं, किसानों के बारे में कोई संदेश नहीं है। और जिस स्पष्टता की बात होती रहती है, हमारे मैनिफेस्टो में हर वर्ग के लिए स्पष्ट संदेश थे कि हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे जी। इनके मैनिफेस्टो में मोदी गारंटी फॉर ये, मोदी गारंटी फॉर वो, पूरा इनका इंडेक्स जो था वो मोदी गारंटी से भरा हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है कि स्पष्टता की परिभाषा। तो आपको लगता, आप इस जनादेश को क्या मानते हैं यश जी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आप उस गारंटी पे सवाल उठा रहे हैं, उस चुनाव प्रचार पर सवाल उठा रहे हैं, उस बड़ी जीत पे अगर आप सवाल उठा रहे हैं, तो इस जनादेश के लिए आप क्या कहते हैं? ये जो जनादेश मिला है, जो जनादेश इंडिया ब्लॉक को नहीं मिला, ठीक? इंडिया ब्लॉक को ये जनादेश साफ साफ मिला है कि देश नफरत के खिलाफ खड़ा है। देश में ये नहीं चलेगा कि आप अपनी मर्जी से। सर ये अटेंडेंस नहीं थी, नहीं, पास या फेल की बात थी ना। कौन सरकार बनाएगा? चुनाव लड़ रहे थे आप, कोई रेस नहीं लगा रहे थे, चुनाव था ये। चुनाव में एक संख्या है जिसको आपको पार करना होता है। 272 का आंकड़ा है, उस 272 के आंकड़े को एनडीए गठबंधन एक बार फिर पार करता दिखाई दे रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि 400 पार तो इसलिए मतलब बोला गया क्योंकि उन्हें किसी तरह आप 400 पार पे ही अटके हुए हैं यश जी। आज चुनाव खत्म हो गया, चुनाव प्रचार नहीं चल रहा, 272 के आंकड़े को पार कर लिया, सरकार बनाने जा रही है एनडीए गठबंधन। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इनको असल में 400 सीटें चाहिए होती तो क्या ये 1200 पार कहने लगते? हमें अपने, मैं कह रही हूँ 1400 पार कह रहे हो, 272 ने आना था, 272 आ गया। अगर 1400 पार कहने वाला व्यक्ति खुद को इस देश का प्रधानमंत्री बताना चाहता है, संजय जी क्या जनादेश पे अगर सवाल या जनादेश का सही सम्मान न किया जाए, प्रचार में दोनों गठबंधन निकले, दोनों गठबंधन ने अपनी अपनी बात की, जनता ने एक गठबंधन में अपना समर्थन दिया है, 272 के पार एनडीए गठबंधन को पहुंचाया। क्या आपको लगता है कि इस समय ये बात करनी कि ये जीत को जीत ही ना माने, ये कितना सही आपको लगता है? जनादेश को कैसे आंकते हैं आप लोग? नहीं देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमति रखता हूँ, उस बात से सहमति में नहीं रखता। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और बाय चांस मैं जिस बात को सुनना चाहता था उससे 2-4-5 मिनट पहले मेरे पास एक कागज़ भी आया और पेन भी आया, तो मैंने टाइम और वो बात भी लिख ली। प्रधानमंत्री साहब ने एक बात कही कि देश को आगे ले जाने के लिए सभी दलों को साथ लेकर के काम करेंगे, चाहे वो कोई भी दल हो। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात को तब मानूंगा जब वो ठाकरे परिवार को भी अपने साथ लेकर के चल सके, अपने सबसे पुराने साथी, अपने सबसे पुराने दल को अपने साथ लेकर के चल सके, तब मैं इस बात को मानूंगा। मैं इस बात, क्योंकि सर आप साथ आने के लिए तैयार हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब किसी मुद्दे को समझने समझाने में, सुलझने सुलझाने में बड़े बड़े विद्वान विफल हो जाते हैं और बड़े गहरे और पुराने रिश्ते टूट जाते हैं जी। मगर यादों का दरमिया कभी मरता नहीं, वो हमेशा कायम रहता है। गुंजाइश है, संभावना है, आप ये कह रहे हैं? मतलब उद्धव जी ने तो हमेशा इस बात का इंडिकेशन दिया है, मगर बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने कभी ऐसी बात को नहीं होने दिया। सिर्फ एक नेता ऐसे थे, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल साहब, जिन्होंने ये कहा था कि हमने बाला साहब के साथ, उद्धव जी के साथ बरसों बरस काम किया है और हमारी बहुत यादें हैं उनके साथ, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ फिर से वापस आए। आपकी बातों से जो संकेत मिल रहा है वो ये दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना एनडीए के साथ जाकर मिलकर काम करने को तैयार दिख रही है। अगर मैं ये पढ़ रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? देखिए जी,
बाला साहब ने हमेशा ये चाहा, हमारी शिवसेना हमेशा ये चाहा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री बीजेपी का बने और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार जिसको चाहते हैं। बाला साहब ने कभी ये नहीं चाहा कि महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बीजेपी का बने। और बाला साहब जब थे 95 से लेकर 2000 तक, तब शिवसेना का मुख्यमंत्री शिंदे साहब मुख्यमंत्री ही हैं वहां पे, और अपने आप में वही बात चल रही है। वो तो इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि हजूरे वाला खामोश बैठे हैं इसी गम में के नंबर लाया कोई और मुख्यमंत्री के पद ले गया कोई। संजय जी, बाला साहब तो ये भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस से कभी शिवसेना गठबंधन करे। हाँ, इस बात पर बाला साहब ने जो कहा था वो ये कहा था कि मैं अपनी शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। ये वर्ड थे, वर्ड टू वर्ड, कांग्रेस नहीं होने दूंगा। कांग्रेस के साथ जाने से पहले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। मैं उसमें था, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा, अपनी दुकान का शटर गिरा दूंगा, शिवसेना का उन्होंने ये कहा था। आप ये अभी सी बात को लीजिए, कांग्रेस के साथ जाने के बावजूद भी देखिए ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां जिसके साथ बीजेपी ने भी अपना गठबंधन किया जो हिंदुत्व को समर्थन नहीं करते। तो आज भी भले ही 2019 में सरकार भले ही कांग्रेस के समर्थन से बनाई हो, मगर किसी भी कांग्रेस के मुद्दे को समर्थन नहीं किया। ठीक है सर, आप संजय जी, प्रफुल्ल जी, इसके कई मायने। क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन से उद्धव ठाकरे आज भी खुश नहीं है? आप मुझे बताइए। इसी बात का जवाब भी दे देता हूँ। देखिए 2020 में भी जब आप बता रहे हैं कि अव्यवहारिक गठबंधन ये है। देखिए विचार तो कभी भी नहीं मिले, और कभी भी उनकी बात हो, वीर सावरकर जी का मुद्दा हो तब भी हमेशा ये कहा कि नहीं, वीर सावरकर जी को आप माफी मिल कहते हम नहीं मानते। और आप देखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था गलवान घाटी में, जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तब मुख्यमंत्री होते हुए भी। तो सर प्रधानमंत्री अभी राष्ट्र प्रथम की बात कर रहे हैं, तो ये माना जाए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट राष्ट्र प्रथम के माने पे साथ चलने को आगे तैयार। मैं आता हूं सर आपके पास, अतुल सक्सेना जी भी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अतुल जी, पहले तो आपका इस बात के लिए बधाई कि एक बहुत बड़े दल के तौर पर आप लोग समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उभर के आए हो, बल्कि उत्तर प्रदेश का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे, तो उसकी बधाई आपको। लेकिन जो बात अभी मेरी सहयोगी ऋतु, भारत में आर्येंद्र 3 नंबर की, तीसरे नंबर, मतलब संसदीय व्यवस्था में तीसरे नंबर की, नंबर 1 पे बीजेपी, दूसरे पे आपके सहयोगी कांग्रेस और तीसरे पे आप हैं, इसकी भी बधाई आप ले लीजिए। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जीत की बधाई या जीत का जो श्रेय था उसमें कहीं अखिलेश जी का नाम नहीं लिया। तो प्रियंका गांधी का नाम लिया, अपनी बहन प्रियंका, ठीक है वो बहन है बिल्कुल लगता है, लेकिन अखिलेश जी के साथ में लगातार करना, रैलियां करना और रोड शो करना, उसके बाद में आपको लगता है कि आज जब वो पहला रिएक्शन दे रहे थे तो अखिलेश जी के बारे में एक शब्द नहीं कहा, यूपी के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कहा। आपको लगता है कि अभी से एक डिफरेंसेस जो दिखाई पड़ना शुरू हो गए, ये गठबंधन में लगातार रहा है और अभी भी वो कहीं उसके संकेत दिख रहे हैं? अतुल जी। देखिए हरिंदर जी, मैं सबसे पहले ऋतु जी आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमें बधाई दी, और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात कही, जो आपने कहा कि अखिलेश जी का नाम नहीं लिया, तो ये बड़े स्मॉलर इश्यूज़ हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन राहुल जी और अखिलेश जी की एक कनेक्टिविटी है, और उसी का जो आज परिणाम है, जो ख़ास करके यदि मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो जीत निकल के सामने आई है, हम 37-38 सीट पे आगे हैं, और आप देखिए एक जनता ने जो है अपना परिणाम सुना दिया है। और ये जीत मैं कहूँगा समस्त सपा कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन नेतागण और कार्यकर्ता ने जो ये जीत है, ये गोकुलवासी श्रद्धेय नेताजी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है जी। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी मोदी जी का मैं संबोधन सुन रहा था हरिंदर जी, तो आज आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, मैं आपको बताता हूँ। आज मोदी जी ने सबसे पहले संबोधन की शुरुआत करी जय जगन्नाथ। सबसे पहले भारत माता की जय। चलिए, भारत माता की जय। हम भी जय जगन्नाथ करते हैं, परंतु आज जय श्री राम नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अयोध्या में जहाँ से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उसी अयोध्या से जहाँ पे राम का जन्म हुआ था, उसी अयोध्या से लल्लू सिंह को लल्लू कर दिया है। सर मेरी एक चीज और, अभी अब नतीजे आ गए हैं। अखिलेश जी सब परिवार किस दिन दर्शन करने जाएंगे, कोई जानकारी है इस बारे में? सुनिए, देखिए मेरी बात पूरी जाइए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए आज जिस तरीके से श्री राम ने मोदी जी को रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए आज मोदी जी ने अपना नया भगवान जगन्नाथ बना लिया है। दूसरा सवाल जो ये है आपका कि अखिलेश जी राम के दर्शन करने कब जाएंगे, तो हरिंदर जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये हम पहले भी कहा करते थे, आप पिछली डिबेट्स उठा करके देख लें कि देखिए भगवान के घर जाना जो होता है ना, भगवान के यहाँ से बुलावा आने का काम होता है। जैसे मैं, यदि आप पिछले 3 महीने का मेरा रिकॉर्ड देखेंगे
तो मैं कम से कम 20 मंदिरों से ज़्यादा धार्मिक स्थलों पे जा चुका हूँ। आज भी मैं सीधे असम के महाभैरव मंदिर से लौट करके आ रहा हूँ, आज ही फ्लाइट से उतरा हूँ अभी आधे घंटे पहले। इसका मतलब ये कहीं नहीं है। आपने कहा कि भगवान खुद बुलाते हैं ना जी, तब आप पहुंचते हैं वहाँ, तो आप क्यों ये भूल जाते हैं कि श्री राम ने भी नरेंद्र मोदी को बुलाया ही होगा, वो वहां तक पहुंचे हैं, वो उस कल्याण में पहुंचे उस काम के लिए, और उन्होंने राम मंदिर का निर्माण और उसमें निर्माण के बाद उसकी भूमिका में जो जिस भी भूमिका में मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, तो ये लिखा हुआ होगा। ये राम का अभिशाप ही तो है रितु जी कि उन्होंने आधे अधूरी मंदिर की जो पूजा कर दी। चलिए, लेकिन मंदिर पूरा नहीं बन पाया आप था, अभिशापित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एनडीए की सरकार बन रही। हमारे साथ में हेमराज जी हैं, जेडीयू के नेता हमारे साथ। बात यदि पूरी हो जाने देते, एक सेकंड, यदि मैं एक पूरी बात मेरी हो जाएगी। जैसे अभी रितु जी अभी हमारे कांग्रेस के ब्रदर को मेरे बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री, ये बात ठीक है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, परंतु अभी 100 जो आने वाला प्रधानमंत्री है, जो आप बधाई देने का काम कर रहे हैं, अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 173 सीट के रिजल्ट आने बाकी है, नंबर 1। नंबर 2, टीडीपी और जेडीयू, ये टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू साहब को ये मोदी जी ने कहा था ना कि गद्दार, एंटी ससुर एंटी रामाराव का गद्दार टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू। तो एक डिफरेंस टीडीपी में है, जेडीयू में है। और आप देखिए कल कुछ खबर दूसरी चला, कल आप खबर जो दूसरी चला रहे होंगे इस टीवी पे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हेमराज जी जेडीयू के नेता हमारे साथ में, जेडीयू के नेता हेमराज राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमराज जी, सवाल उठाए जा रहे हैं संजय गुप्ता के द्वारा कि अभी तो साथी क्या तय करेंगे ये पता नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन साथी का ये सवाल है कि जेडीयू कहां रहेगा, वो पहले गांठ बांध ले। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है भी, और कल भी एनडीए का हिस्सा रहेगा, एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और जो बिहार की जो स्थिति है, आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया था, उस काम की बदौलत, और जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो बदलाव किया, जो एक जंगल राज, आतंक के राज से मुक्ति दिला करके एक निर्भय बिहार, निर्भीक बिहार और एक विकसित बिहार बनाने का जो काम किया, जहां महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी मिली, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, तरक्की हुई, और बिहार के तमाम संप्रदाय के लोग, सभी वर्ग के लोगों को उनको हिस्सेदारी से लेकर सभी क्षेत्रों में तरक्की का समान अवसर मिला। और इसके बल पे नीतीश कुमार जी को आज इस तरह से जनादेश मिला। और जो एनडीए के साथ बिहार में, बिहार की जनता ने तो ये साबित कर दिया कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, मोदी जी के साथ जी। हेमराज तो इस तरह से तो बिल्कुल साफ हो गया। अब ये क्यों कयास लगा रहे हैं कि टीडीपी जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे? दरअसल अभी जो हकीकत है, इंडिया गठबंधन को जनादेश मिल गया विपक्ष में बैठने का। अब इसके आगे जो भी प्रयास है और जो भी ख्वाब देखे जा रहे हैं, बिल्कुल बेकार है। एनडीए को मिला सरकार चलाने का जनादेश। भारत की जनता ने एनडीए को स्पष्ट जनादेश दिया है कि आप सरकार बनाओ, मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाओ जी। तो ये तो जनादेश मिल गया। अब जो बात इधर उधर की हो रही है, हमारे ख्याल से बिल्कुल फजूल बातें हैं, बेकार की बातें हैं। अब सीधी बात यह है कि तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और जेडीयू उसका प्रमुख हिस्सा बनेगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि जेडीयू को लेकर या टीडीपी को लेकर लगातार बातें की जा रही हैं। आप स्पष्टता दे रहे हैं। हेमराज जी रहिए हमारे साथ में, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये तमाम मेहमानों के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि विश्लेषण के साथ में नई नई संभावनाओं के द्वार भी लगातार खुलते हुए जा रहे हैं। तो उस किस प्रकार के द्वार में कितनी गुंजाइश है, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place?
scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस राजनीतिक बहस में एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, धनंजय गिरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। धनंजय जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी, सवाल यही, क्योंकि जो स्टूडियो में हमारे साथ में तमाम अन्य मेहमान हैं उनमें इंडिया अलायंस से जुड़े हुए जो गठबंधन के दल हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका NDA का जो नंबर है उसमें अभी डिल्ट हो सकता है। वो JDU और TDP को लेकर कह रहे हैं कि साहब उनमें अभी इस प्रकार की स्थिति नहीं हो सकता कि आपके साथ सरकार बनाए ना बनाए। किस तरीके से देखते हैं इस आरोप को या इस स्थिति को? रंजय जी, उनका अलायंस तो इतना मजबूत है, इतना इंटैक्ट है कि केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस से बड़ा भ्रष्ट दल संसार में नहीं, और झाड़ू मारा था दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने हाथ को साफ किया था। पंजाब में, दिल्ली में याराना और पंजाब में जूतम पैजार। अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, और चिरकुट बिरकुट और क्या क्या बातें कहें हम इनके बारे में। और ये अलायंस है, उसमें आप ममता बनर्जी को जोड़ रहे हैं जो किसी भी बैठक में नहीं आ रही, वो भी अलायंस में है। आप कांग्रेस के अगेंस्ट में बना राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो कांग्रेस को राष्ट्रवादी ही नहीं मानता, वो भी अलायंस है। गजब की बात है। अरे आप कहिए कि आप लोगों ने मिलजुल करके एक भानुमती का कुनबा, एक पिटारा जोड़ रखा है, और है ठीक है कि हमारे मानक ही उतने ऊंचे हैं, हमारे मानक ही 400 के थे कि हम उससे कुछ कम सीटें लाए। 2014 में भी हम अकेले मेजोरिटी लाए थे, लेकिन सरकार हमने NDA की बनाई। 2019 में हम उससे भी % सीटें लाए थे, सरकार हमने NDA की बनाई। 2024 में हमारी NDA की बहुमत है, हम NDA की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, सवाल तो इसीलिए खड़े हो रहे हैं। का बहुपसंद ऋतु आए, आप लटके हुए, इसमें से कोई छटक क्या है, इसमें से कोई छटक क्या है? अरे लटके रहिए, लटके रह जाइएगा। धनंजय जी, जब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि क्या वो विपक्ष में बैठेंगे या क्या सोचते हैं इस बहुमत के साथ, तो उन्होंने कहा कि कल वो एक बैठक करेंगे अपने सभी इंडी ब्लॉक के साथियों के साथ और फिर तय करेंगे। तो इसलिए हम ये भी जानना चाहते हैं कि NDA किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है अब। देखिए, NDA इंटैक्ट बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा, और NDA साथ में रहा है। नीतीश जी और भाजपा एक नेचुरल एलाइज के तौर पे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी हमारे बहुत पुराने एलाई हैं, और सारे एलाई हमारे साथ मजबूती से रहेंगे। और आपने गलती से उनको अध्यक्ष कहा, सुपर अध्यक्ष भी कह देती तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। उपाध्यक्ष रहे, महासचिव रहे, अध्यक्ष रहे, सुपर अध्यक्ष रहे। कांग्रेस उनकी पार्टी है, 5 पीढ़ियों से उन्हीं के पॉकेट में है। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, चाचा नेहरू, राजीव गांधी। लोकतंत्र क्या, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है, और इसको राजनीतिक दल कहना भी किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप उनको जो चाहे कह दीजिए, सुपर अध्यक्ष कह दीजिए, जो मन करे कह लीजिए।
तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की, अब देखिए कांग्रेस के पास डबल डिजिट आ गया तो कांग्रेस कोई नहीं, इतना ही नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने हम खड़ा भी हो पाएंगे। तो 14, 17, 19, 22 4 चुनाव लड़के सभा हो गई थी सफाई। अब उन्हें चारपाई में कुछ जान मिला है तो उठ करके कह रहे दे रहे हैं भांति भांति की दुआई। तो ये सब कहने की बातें हैं। सच्चाई ये है कि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत का आज भी सबसे बड़ा अकेले राजनीतिक दल है। एनडीए के साथ हम मेजोरिटी में हैं, पूरी तरह पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, एनडीए अपनी ऐतिहासिक जीत के साथ आगे बढ़ रहा है। धनंजय जी, आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। क्या अपडेट है शैलेंद्र? शैलेंद्र के पास नहीं, फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आएंगे और ब्रेक पे के बाद हम चर्चा को इसको आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो गुंजाइशों की बात हो रही है उसके आखिर मायने क्या। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तमाम राजनीतिक दलों से नुमाइंदगी कर रहे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। इससे पहले प्रफुल्ल जी, अस्पताल जी, मैं आपसे रिएक्शन लूँ। एक यश से एक सवाल है जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए। यश जी, क्योंकि आपकी सीटें 100 हैं, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास में मान्य विपक्ष का हक है। आप लोग अपने इंडिया अलायंस के साथ में विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं या फिर इन नंबरों में अपने लिए कुछ और संभावनाएं भी देख रहे हैं आप लोग? और अगर संभावनाएं देख रहे हैं तो उसका आधार क्या है? देखिए, 2-4 सीटों की अभी गणना बची होती तो ये सवाल बहुत अच्छा लगता। 173 सीटें जैसा अभी सक्सेना जी ने बताया है, तो 173 सीटें बहुत बड़ा अंतर है। और एनडीए और इंडिया के बीच में इतना बड़ा अंतर नहीं है कि हम 173 सीटों को नज़रअंदाज कर दें। तो निश्चित रूप से ये देखिए अपना अपना है।
कोई नेहरू को कोस के दुनिया भर में खुद को पौ पौ कहला रहा है। निश्चित रूप से आपने वो वीडियो देखा होगा, एक विदेशी पत्रकार है, लेकिन जब दुनिया में डंका बजने की बात होती है तो ये डंका भी हमें देखना चाहिए। एक विदेशी पत्रकार ने बाकायदा एक प्रोग्राम रखा है कि हमारे स्वयंभू भगवान बनने की इच्छा रखने वाले जो इस समय नेता हैं एक, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या छवि बन रही है पूरी दुनिया में, और उनके लिए जो विज्ञापन होते हैं उनके बारे में दुनिया क्या सोचती है, ये सारी बातें हम सबको पता है। सवाल सिर्फ जनता भी क्या सोचती है उस पे देश की जनता भी, देखिए देश की जनता भी पूछ रही है, विरोधियों को जिताएगी या हराएगी? ये 60 सीटें ऐसी हैं जहां आपका इंडिया ब्लॉक साथ नहीं लड़ा है। आप पश्चिम बंगाल में, आप केरल में, आप इन तमाम राज्यों में किस तरह से लड़ रहे हैं, आप पंजाब में। ऐसे में आप 173 पे तो नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये जो गठबंधन की जो हालत है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये गठबंधन की हालत नहीं है, ये समय मतलब और आप भविष्य की रणनीति तय कर रहे हैं। आधार पूछा हरेंद्र ने आपसे, मैं इसलिए आपको याद दिला वही बता रहा हूं मैं। ये हालत नहीं है, हालत ये है कि इंडिया का अनाउंसमेंट होते ही दौड़ते हुए नड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, 38 दलों को किसी तरह जोड़ के तुरंत उन्हें एनडीए याद आया। बातें हो गई यश जी, आज जनादेश आ गया 2024 के लोकसभा नहीं चुनाव आया, का। 173 सीटें बाकी हैं, अभी जनादेश नहीं आया है। 291 सीटों पे आगे चल रही है, आगे चल रही है, आगे चल रही है। अभी जो रुझान दिख रहे हैं उसी की आप 223 और 171 को जोड़ लीजिए। तो आपका ये कहना है कि कल आप लोग बोलने की स्थिति में होंगे? आप साफ ये कहिए कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम कल कुछ बोलेंगे, अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते। वो तो मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, 173 सीटें जोड़ ठीक लीजिए आप। ठीक है प्रफुल्ल जी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कह रहे हैं 173 जो फंसा हुआ अभी मामला, इसका नतीजा नहीं आया, वो इंडिया ब्लॉक्स पर जोड़ दीजिए, सरकार उनकी बन रही है। इसका मतलब राहुल गांधी गलत बोल रहे थे। सारे रिजल्ट आने से पहले उन्होंने कह दिया मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, जनता ने मैंडेट दे दिया है। नहीं, ये गलत कैसे हो गया? ये गलत कैसे हो गया भैया? अभी तो 120 बची हुए, उस समय तो 350 बची हुई थी। का अभी 120 बचा है। संविधान की बात तो हम शुरू से कर रहे हैं। नहीं, मैंडेट जनता ने इंडिया अलायंस को दिया, ये कैसे मान लिया उन्होंने? नहीं, जब रिजल्ट नहीं आए थे और आज आप अभी स्टैंड नहीं ले रहे हो 120 साइड बनने के बाद कि जनता ने साफ नकार दिया है कि वो नरेंद्र मोदी जी कैसे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, यदि 350 का काउंटिंग बचा है तब जनता ने नकार दिया है और 120 बचा हुआ है तो उसका वेट करेंगे। हमारी आगे की रणनीति क्या है? वो ऐसा है, देखिए वो इस तरीके से है कि यदि आप इतनी खुशी मनाने को आतुर हैं तो आपको 303 से ज्यादा अभी ला के दिखाना चाहिए था। खुशी मनाने के बाद नहीं, बात आंकड़ों की है। नहीं, जो नंबर है कि हम हमारी हर भावना, हमारी हर अभिव्यक्ति, संविधान ने 543 का एक नंबर भी रखा है। अगर 272 मैजिक फिगर, 543 में से 100 पर आगे रह के तो आप सरकार नहीं बना सकते। तो कैसे जनता ने नकार दिया जिनको 291 पर लीड है, ये कैसे नकार दिया? और आज अभी उसके 2-3 घंटे बाद कैसे ये हो गया कि अभी तो रिजल्ट आने बाकी है? इसका मतलब आपके ही नेता को नकार रहे हैं। नहीं, हम हमारे नेता को नहीं नकार रहे हैं। 291 पे आप तैयार नहीं है कुछ सुनने के लिए इंडिया एनडीए गठबंधन के लिए, और खुदा पर अगर 143 पे लड़ेंगे चुनाव तो आप मानते हैं कि आप हकदार हैं लोकतंत्र में? हालांकि 120 सीटों का नतीजा भी रह गया आना बाकी, 173 120 रह गया जी, 120 का बाकी है और उसमें से लगभग 12 से 13 सीटें ऐसी है जहां पे ऊपर नीचे 5000 का डिफरेंस, ऊपर नीचे कुछ होने की संभावना है। बाकी सीटों पर कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है, मोर और लेस सेटल हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी यदि हम इंडिविजुअली देखते हैं तो लगभग 100 मिलियन वोट्स का फासला दोनों के बीच में है। सीटों का फासला यदि हम देखें तो अभी भी 100 और 240 का ये बड़ा फासला है, क्योंकि कोई भी अलायंस, और हम अभी पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो एक सेंट्रल होल्डिंग फोर्स लगता है किसी भी गठबंधन को सरकार चलाने के लिए। इलेक्शन लड़ना एक आसान बात होती है, लेकिन सरकार चलाना उससे थोड़ा सा अलग होता है। यदि हमने यूपीए की भी बात की तो उस समय कांग्रेस के पास पहले 147 थी, फिर 209 थी, तो एक कंसिडरेबल फोर्स। अब यहाँ पे जब समाजवादी पार्टी के पास 37 सीटें हैं या डीएमके के पास एक बड़ा फोर्स है, तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा। और स्पेशली जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू को फिर साथ में लेकर, जब खास करके, और दूसरा जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, मुझे लगता है सिंबलिकली प्रधानमंत्री का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था जब वो जय जगन्नाथ कह रहे थे। उड़ीसा की विक्ट्री का मैसेज जय जगन्नाथ के रूप में देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये विक्ट्री का मैसेज नहीं है, सॉरी, ये विक्ट्री का मैसेज नहीं है,
ये उस गलती का सुधार है जो संबित पात्रा ने किया था। और यदि आपकी थ्योरी जो आप राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, तो इस हिसाब से भाजपा की पूरी जो पार्टी है उसने नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं माना है, क्योंकि दिन भर से सारा मीडिया 24 अकबर रोड पे है। मैंने नहीं देखा कि भाजपा में बहुत ज्यादा कुछ ढोल ताशे बज रहे हों, बहुत सेलिब्रेशन हो रहा हो। सर आपने तस्वीरें देखी नहीं? मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ। प्रफुल्ल जी, ये सवाल आपके लिए है ही नहीं। ठीक है यश जी, आपने जो सवाल उठाया, धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी, सवाल देखिए यश जी का है कि ढोल ताशे नहीं बज रहे थे, खुशी नहीं थी, और नरेंद्र मोदी को लेके नहीं खुशी थी, उनकी जीत को लेके नहीं खुशी थी भाजपा में। जवाब दें धनंजय जी। आप तो हंस रहे हैं, लेकिन धनंजय जी आप म्यूट हैं धनंजय जी, शायद आप म्यूट पे हैं संभवतः, अपने को अनम्यूट कीजिए, फिर आपकी बात आएगी हमारे पास तक। मैं म्यूट नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जी जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आई। मैंने कहा कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं। 100 सीटें पाने वाला लड्डू बांट रहा है और 250 सीटें पाने वाला क्या कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई टीवी देखिए, दुनिया देखिए, कुपमंडुक मत बनिए, कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकलिए, दुनिया को देखिए, तब तो जानिएगा कि दुनिया है क्या और कि दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने, दिल्ली को कितना अच्छा बनाया है, देश को कितना विकसित किया है। तभी तो हम 250 पर खड़े हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे 250 को भी कहते हैं कि नहीं आप मानक से कम है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हाँ मानक से कम है, हमारा 400 का मानक है और आप अपने लिए खुश हैं क्योंकि 100 भी आपके मानक से ज्यादा है। ठीक कह रहे हैं आप उसके लायक भी नहीं है, लेकिन 100 तक आप पहुंच गए, ये आपके लिए हर्ष का विषय है। लेकिन हमारे लिए आप विषाद का विषय समझ रहे हैं कि 250 तक कोई पहुंच रहा, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता के साथ अलायंस को समझ रहे हैं, तीसरी बार बनने वाली सरकार को समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हाँ ठीक है, एक विद्यार्थी जो 30 नंबर लाता था उसको 35 नंबर 40 नंबर आ गया तो बहुत प्रसन्न है, और एक विद्यार्थी जो 95% से पास करता था 80% से पास कर रहा, तो आप कह रहे हैं कि भैया अच्छा नहीं किया, तो मैं ऐसे लोगों का मैं सम्मान करता हूं जो हमारे। ठीक है, हमारे साथ में अतुल सक्सेना जी भी समाजवादी पार्टी से स्टूडियो में मौजूद है। अतुल जी, आपको लगता है कि अभी किस प्रकार की गुंजाइश है? आपका प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन फिर भी विपक्ष में बैठने लायक ही तो है, इसको तो आप स्वीकारते हैं अतुल जी? नहीं, अभी देखिए, अभी जैसे आप कह रहे हैं स्वीकारते हैं, स्वीकार तो आज मोदी जी को करना चाहिए। और जनता ने जो उन्हें जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से उखाड़ने का काम किया है, जिस तरीके से जनता ने ये दिखा दिया है कि आज जो जीत हुई है वो संविधान बचाने के लिए जनता ने वोट किया है। कायदे में तो मोदी जी को ये जो हार हुई है राजनीतिक हार है मोदी जी की, क्योंकि एक मिनट सर पूरा कंप्लीट होने दिया करिए। आप सबको समय देते हैं, अरे आपको दे रहा हूं, सबको समय देते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का समय मुझे मैं पूछ रहा हूं नंबर मैं हार बता रहा हूं ना सर, मैं हार बता रहा हूं। ये वही मोदी जी है ना जो 400 पार की बात करते थे, इनका डाटा कितना घट गया आप मुझे बताइए, तो इस पे एनालिसिस करने की जरूरत है। और दूसरा ऋतु जी आप सुनिए, आप पूरी बात हो जाने दिया करिए, बीच में इंटरप्ट करेंगे, मेरे को जो कहना होता है वो भी रह जाता है। आप सुन तो लीजिए पूरी बात, आपने बीजेपी को टाइम दिया ना इतना, मेरे को भी दीजिए। सुनिए, जैसे आपने कहा कि आप मुझे ये बताइए, जीत के भी आज मोदी जी का चेहरा हारा हुआ सा लग रहा था। आप संबोधन उठा के देख लीजिए, अमित शाह का चेहरा नीचे जी, राजनाथ सिंह का चेहरा ऐसा जी, राजनाथ सिंह से हमें मोदी जी बात नहीं करते थे, आज चूंकि खुद चेहरा के हवाइयां उड़ी थी तो आज थोड़ा सा राजनाथ सिंह पे ऐसे काना फूसी कर रहे थे हंसते हुए। पहली बार तो ये पहली बार नहीं देखा सर, ये जनता देखती है, हम लोग तो टेलीविजन में सुनिए पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात देखिए, आप लोगों के एग्जिट पोल फेल हो गए भाई, आप लोग भी तो कहते थे 400 पार हो रहा है, कहा गया आपके कौन से एग्जिट पोल आपने किए? तो ठीक है अतुल जी, एक सेकंड, नहीं अतुल जी, होने के नाते दूरदर्शन में कोई एग्जिट पोल नहीं किया आपने, सर क्षमा कीजिएगा, जरा सुनिए ना, दूरदर्शन आकाशवाणी ने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, बात करें दूरदर्शन प्रसार भारती कभी कोई एग्जिट पोल नहीं करता। दूरदर्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैम, मैं बात कर रहा हूं, सुनिए आज जन की बात करने वाले जो है फाउंडर प्रदीप भंडारी ने आज मीडिया पे बैठ के अपने चैनल पे माफी मांगी कि नहीं मांगी? अच्छा ठीक है, लेकिन अतुल जी आपकी बात दूसरा आपने जो कहा मोदी जी ने संबोधन में आपने कहा, एक मिनट सर अतुल जी आप संबोधन में भ्रष्टाचार की बातें करें, नहीं अतुल जी भ्रष्टाचार में नकेल कैसे, भ्रष्टाचार में नकेल कैसे, ये जो
कांग्रेस कहाँ है इन राज्यों में? जी या तो बोलने दीजिए या हमसे कह दीजिए चले जाएं। नहीं, आप बात डिबेट कर रहे हैं तो मतलब ये इफेक्टिवली डिबेट करिए। डीडी न्यूज चैनल है आपका सर, आप मुझसे 10 क्वेश्चन पूरे पर मेरी बात तो जाने दीजिए। अभी मोदी जी के संबोधन की बात चल रही है। नहीं, नंबर की बात आपने की ना, तो 1 नंबर बताया मोदी जी को नैतिक हार माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, आप मुझे बताइए किस लिए? मोदी जी इसलिए अबकी बार 400 पार। ठीक है, नहीं आपकी जीत नहीं, अतुल जी आपकी जीत का पैमाना ये है नहीं, अतुल जी सुनिए सर, ये मंच नहीं है सर, ये मंच नहीं है। आप ये कह रहे हैं मोदी जी की नैतिक हार हमेशा मोदी के चेहरे पे आप ये कह रहे हैं अतुल जी ये कह रहे हैं, अतुल जी एक सेकंड ब्रेक लेते हैं। अतुल जी कह रहे हैं नहीं, अतुल जी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं नहीं, अतुल जी ये कह रहे हैं कि वो 400 नंबर नहीं ला पाए इसलिए वो हार गए। वो 400 नंबर जो कहते थे नहीं ला पाए इसलिए हार गए, ये कह रहे हैं। नंबर बताया गया था कल तक 295 इंडिया अलायंस का। दूसरा अखिलेश जी ने बताया था 79 जी, उनकी घोषणा थी 79 सीटें मिल रही है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा नहीं बिल्कुल हम सभी की बात हो रही है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस लौटते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ इस बात को है जी। कैंपेन के दौरान अलग अलग पार्टियों के नेता जो अपने कार्यकर्ताओं को एक टारगेट देते हैं ताकि वो बेहतर काम करे, हर सेनापति कौन सेनापति युद्ध मैदान, ठीक है आपने क्यों 79 एक ब्रेक के लिए रुकते हैं सर, एक सेकंड, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं और इस गर्माहट के साथ ही चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। अतुल जी आ रहा हूं आपके पास में, आ रहा हूं आपके पास। सुमिता जी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के लिए अतुल जी आ रहा हूं, टारगेट पे भी बात करेंगे, 295 और 400 पे भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द आएंगे, इस गर्माहट से फिर से शुरुआत करेंगे यहीं से इस मुद्दे पर, छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ आंकड़ों को हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जहां ऋतु खड़ी हो वहां पे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का हाल है और जहां मैं खड़ा हूं यहां पे महाराष्ट्र की 48 सीटों का हाल है। ऋतु आपका हक ज्यादा बड़ा है, पहले आप करिए क्योंकि 80 सीटें आपके पास है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत के साथ आगे बढ़ रही है। ये बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के लिए भी उत्तर प्रदेश में है। एक लंबे समय के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। RLD को 2 सीटें हैं, ये 2 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। एक गठबंधन का एक बड़ा असर दिखाई दिया, अपना दल की है 1 सीट, अनुप्रिया पटेल की, अदर्स के खाते में 1 गई है। तो ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का अभी तक के आंकड़े हैं जो नतीजों रुझानों के माध्यम से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े ऋतु ने बताया, जरा उस पर हम कमेंट भी ले लेते हैं और उसके बाद हम महाराष्ट्र का भी जिक्र करेंगे। और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं।
आपको लगता है कि बसपा का प्रदर्शन जो 2019 का रहा उसके मुकाबले वो 2024 में नहीं था, इस वजह से एक बड़ा वोट शेयर का आपको एक फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि वो सीधी टक्कर के लाभ, उसका एक लाभ जो होता था उसको अब वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। यश, किस तरह से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के इस आंकड़े को? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि अखिलेश जी और राहुल जी दोनों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं सबके लिए एक विजन दिया, साफ साफ बताया कि हम उनके लिए क्या करेंगे जी। उसके सामने आप देखिए तो भाजपा का वही पुराना राग जो चलता आ रहा है। राम मंदिर का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि उसने 17 सीटों में इतनी सीटों से संतुष्ट है कांग्रेस? इतनों पे ही दमखम लगाया आपने, जो जीत दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी सपा से भी कम? सर उनके कम से आप खुश हो जाते हैं। प्रवक्ता हैं यश हमारे पास, उनसे बात करेंगे। आप कांग्रेस की बात करें, अपने गठबंधन की बात करें। सीरियसली एक सवाल पूछना चाहूंगा। 2017 में भी यही गठबंधन बना था और इसी तरह का विजन दोनों ने मिलकर किया था विधानसभा में। इस बार लोकसभा में भी वो विजन के साथ आप उतरे, क्या अलग था? दोनों में क्या रणनीति थी कि वो 2017 की विधानसभा चुनाव में वो तो काम नहीं किया जब अखिलेश और राहुल गांधी साथ में है, इस बार 2024 में वो काम कर गया, क्या अंतर हुआ इसमें? देखिए, मुझे इसका अंतर, वैसे तो मैं इस अंतर से ज़्यादा ध्यान इन बातों पर देता हूं कि हम चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में अब लोगों के लिए क्या करेंगे। फिर भी मैं ये कहूँगा कि उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी, लोगों के बीच में जो भी हो, सोशल प्रफुल्ल जी मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, पार्टियों का जो भी रहा हो, उस समय स्थिति अलग थी। इस समय इस तरह का कोई भी दावा कहीं भी काम नहीं कर रहा है, जो महाराष्ट्र में भी दिख रहा है कि अतुल जी, जी मैं अच्छी जीत के साथ आगे है जी। आखिरी नंबर जो पहले आपका होना था 79, वो 7 वाला लास्ट में गया है। मैं प्रफुल्ल जी की बात कर रही, जो अभी आपका ब्रदर से क्वेश्चन था वो भी जवाब दे दूंगा। देखिए 2017 में जो बीएसपी का जो जीरो दिख रहा है, जब समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी गठबंधन में थी तो 10 सीटें हम लोगों के नहीं, मैं 2019 नहीं पूछ रहा हूँ। तो ठीक है, मैं 2019 नहीं पूछ जी रहा हूँ। जी जी। कांग्रेस और सपा का अलायंस जब असेंबली इलेक्शन में हुआ था, 2017 में था, 2012 में जब था, तो उस समय वो काम नहीं कर गया, अभी काम किया लोकसभा में, क्या कारण? ठीक है, देखिए जो अभी के जो कारण हैं, ये जो जिस तरीके से 2014 से एक जुमले पे सरकार चल रही है, बेवकूफ़ बनाने पे सरकार चल रही है, जनता ने उसका वोट देने का, अपने वोट की ताकत से भाजपा को, जो जिस नंबर में भाजपा उत्तर प्रदेश में आज है वो कारण है। एक जिस तरीके से इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा किया, परंतु जो रोजगार दिए भी गए थे हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, इफ़ यू रिमेंबर 2017 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली थी 2016 में, उसमें जो रिक्रूट करे थे सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जल निगम में 1300 कर्मचारी रिक्रूट करे थे। 2017 में योगी जी शपथ लेते हैं, उन रिक्रूटेड को जिन्होंने मेहनत करके, जो टॉपर्स थे, 12th में टॉपर्स थे, ग्रेजुएशन में टॉपर थे, वो वैकेंसी खारिज कर दी। एक ईमेल आता है 3 साल बाद कि आपको कल से ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की भर्तियां, उत्तर प्रदेश की भर्तियां हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रहा है, उसकी स्थिति अलग है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पता सर कैसे जजमेंट हुई थी और एक जांच को लेकर जिस प्रकार से वहां पे था, जजमेंट रिजल्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। अतुल जी, रिजल्ट हो गया, प्रोनाउंस नहीं हुआ है। अतुल जी, धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। धनंजय जी, उत्तर प्रदेश को लेकर हम आंकड़े दिखा रहे हैं, अपेक्षित नतीजा आपके हक में नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोलते रहे, जुमले की सरकार चलाते रहे, इसलिए आपको 50% पे ला दिया यूपी में। धनंजय जी, आपका जवाब। तो 14, 17, 19, 22 4 चुनाव लड़के सपा की हो गई सफाई। तो क्या 4 बार ये झूठे थे और नए नए सत्यवादी पैदा हुए हैं? अरे चुनाव के जनता के लोग, जनता ने जो मैंडेट का स्वीकार किया उनके सामने सब, जनता ने तो मैंडेट दे दिया आपको, जनता ने तो मैंडेट दे दिया आपको। जनता के मैंडेट को समझिए, जनता की नब्ज नहीं समझ पाए आपके पास, तभी तो आप उत्तर प्रदेश में 33 में सिमट आए। आपको उत्तर प्रदेश में 80 में 80 बोलते थे, इसीलिए देखिए आप तो 400 पार की बातें करते थे। जनता ने तो मैंडेट दे दिया, जनता ने तो आपको नकार दिया। ये जो संविधान बचाने की लड़ाई थी। आप हमारे डिबेट के अनुशासन को मान ही नहीं रहे। कोई गेस्ट बोलना, सर आपका मौका दिया, आप बोलिए, उनका मौका वो बोले, इसीलिए सभा पे सवाल खड़ा होता है। अनुशासन नहीं, गलत नहीं, आप तथ्य गलत बोलेंगे तो उस पर हम टोकेंगे। मेरा एक तथ्य गलत बताइए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ धनंजय, अपनी बात पूरी करें आप, क्योंकि वो जूम से जुड़े तो आप बोलने नहीं देंगे, ये मत करिए, ऐसा मत करिए। ये धनंजय जी बोलिए। नहीं, आधे घंटे से अकेले बोल रहे हैं जी। धनंजय जी बोलिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर स्मिता जी के पास आते हैं। जरूरी नहीं कि सपा के
जगह दिखाई है। 14, 17, 19, 22 4 चुनाव लड़के इनकी हो गई थी सफाई। अब चारपाई से थोड़ा सा उठ पाए हैं तो अब नई बातें गा रहे हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें समाजवादी पार्टी एक प्रदेश में बिट्टूरी का एक प्रदेश का दूसरा नंबर का राजनीतिक दल है। और आप जो बात कर रहे हैं, आपके समय में घोटालों के घटाटोप अंधेरे थे, तमाम घोटाले हो रहे थे, भर्तियों में घोटाला हो रहा था, स्थितियां ऐसी खराब हो गई थी उत्तर प्रदेश में कि जिन पुलिस भय से खोजती थी, उन पुलिस के भौकाल से आज क्रिमिनल डर रहे हुए हैं। ठीक है, हम धनंजय जी आते हैं आपके पास में, आपके पास आते हैं, हम जल्दी से महाराष्ट्र का आंकड़ा भी दिखा देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की 48 सीटों का आंकड़ा क्या कहता है। बीजेपी के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस 13 सीटों पर है, शिवसेना जो शिंदे गुट की शिवसेना है, जिसको कि असली शिवसेना होने का हक मिला है कानून के माध्यम से, उसमें 7 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के पास में 9 सीटें हैं। एनसीपी जो कि अजित पवार वाली एनसीपी है, उनके पास 1 सीट है, और शरद पवार वाली एनसीपी के पास में 7 सीटें आई हैं और 1 सीट यहां पर अदर्स के खाते में गई है। तो ये 48 सीटों का फिगर है। ऋतु, बिल्कुल धनंजय जी, पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को भी बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें टूटी हैं यहाँ पर, क्या वजह आप देखते हैं? धनंजय जी जल्दी से। नहीं, देखिए, इस पर तो जब रिजल्ट जो सामने है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग कभी किसी संवैधानिक संस्था पर या जनता पर या बेचारी मशीनों पर, निरीह पर हम कभी कोई दोषारोपण नहीं करते। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया उसको हम सर झुका के स्वीकार करते हैं। अब ये बात है कि असेसमेंट होगा, हमारे यहाँ मंथन होगा, चिंतन होगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आखिर हम 14 से 19 और 19 से 24 में जब आए हैं, 14 में हमने अच्छी सीटें पाई, 19 में उससे ज्यादा अच्छी सीटें पाई, और 24 में अगर हम कहीं सीट घट रहा है, कहीं कुछ नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल वो विचारणीय विषय है और ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व इस पर। ठीक है धनंजय जी, हम आपका रिएक्शन लेंगे। स्मिता जी हमारे साथ मौजूद है। स्मिता जी, क्योंकि ये अपने आप में 80 और 48 128 सीटें, इसको लेकर आप किस तरह से देखती हैं यहाँ के नतीजों को? स्मिता जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, हो सकता है आप अपने जवाब में वो भी ऐड कर लें, क्योंकि संजय जी उद्धव ठाकरे गुट से हैं। संजय जी, ये आंकड़े खुशी तो दे रहे होंगे, क्योंकि इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा था। जब से अलग हुई है पार्टी, उसके बाद से ये पहला चुनाव है। देखिए, खुशी की तो मैं कोई बात कैसे कहूँ, मैं तो इस बात को ये देख करके कह सकता हूँ कि जो बीजेपी हमारा अलायंस हुआ करता था, जिसके साथ हमने 41 सीटें जीती थी, और जिस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ा गया और जिस तरह से शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ा गया, ये नतीजे इस बात के प्रमाण है कि महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। और दूसरी बात, अभी मेरे बीजेपी के साथी ने पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नीतीश कुमार जी और एक और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। तो पुराने साथी तो हम भी थे, हम जितने पुराने और जितने रिलायबल थे, इतने रिलायबल तो मेरे ख्याल से इस देश में क्या इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपने भाई धनंजय जी को, बीजेपी के जो हमारे साथी हैं, कि 2014 में जब आपकी सरकार बनी थी, तब आपके 282 अपने इंडिपेंडेंट पूर्ण बहुमत की सरकार थी बीजेपी की, और 2019 में 303 सांसद थे, जिसमें किसी को भी बीजेपी को किसी भी बाहर के आदमी की जरूरत नहीं थी। मगर आज आपको दूसरे साथियों की जरूरत है। आप फिर से सर वही संकेत दे रहे हैं कि आप एक तरीके से मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं आता हूं जल्दी से इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को एक साथ एक चंक लॉस का जो हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा नुकसान का चंक महाराष्ट्र से ही हो रहा है। तो जब बीजेपी नेतृत्व में संगठन में मंथन होगा तो महाराष्ट्र पर विशेष रूप से गौर करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं बहुत देर से संजय जी की बात सुन रही हूँ, बहुत सधे हुए अंदाज में ये बार बार इस बात को साबित कर रहे हैं कि हालांकि यूबीटी जो है, यूबीटी शिवसेना, उसका अच्छा एक प्रदर्शन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पे, आइडियोलॉजी के इशू पे अब ये बीजेपी के साथ नहीं है। वो जो एक ऑर्गेनिक आइडियोलॉजिकल एक समन्वय का वो था, उसकी टीस कहीं ना कहीं बार बार इनकी बात में सुनाई दे रही है। एक बात जरूर जोड़ूंगी ऋतु, और आप भी बहुत सघन चुनाव के दौरान आप टूर करके आई हैं, महाराष्ट्र के अपने टूर में मैंने एक चीज महसूस किया था कि हर जगह महाराष्ट्र में लोग ये कह रहे थे कि हमारे लिए तो ये चुनाव आएगा और जाएगा, हमारी नजर तो विधानसभा महाराष्ट्र पे है, जहां इसी साल विधानसभा होंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रीअलाइनमेंट की इच्छा
हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये रीअलाइनमेंट क्या इसके रास्ते खुल रहे हैं, और अगर खुलेंगे तो संजय जी एक सेकंड, मैं चुनाव के समय मुंबई में संजय जी को दादा एक मिनट, संजय जी एक बार चूंकि आपने बात छेड़ी थी, यहाँ से प्रश्न नहीं हुआ था, आपने अपने मन से सो मोटो ये बात यूनिलैटरली आपने बोला था, ये आइडियोलॉजी की बात, क्या कहीं ना कहीं उद्धव जी, ठाकरे परिवार और आप सब जो शिवसेना के सैनिक हैं, क्या आइडियोलॉजिकली जो आपका साथी था उससे अलग होके एक विपरीत आइडियोलॉजी के फॉर्मेशन का पार्टनर बनने की टीस क्या आप में कहीं ना कहीं हो रही है? क्या आपको महसूस हो रही है? क्या आगे रास्ते खुले? अगले राज्यों पे जाना है, उसके बाद संजय जी वैसे मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बोल दूं, मैं जब महाराष्ट्र में गया, एक बात जो मुझे आपको फटकार ना पड़ जाए, क्योंकि ये न्याय नहीं है कि संजय जी की बात ना कहकर सर, ये न्याय नहीं है कि संजय जी की बात उनको रोके। इंडिया अलायंस की मीटिंग में कर लीजिए ना, मेरा बात के लिए मेरा ख्याल है संजय जी का सवाल का जवाब संजय जी को ही देना चाहिए। बीजेपी का जो कमिटेड वोटर है या बीजेपी के साथ सिंपैथी रखने वाला भी वोटर है, उसने शायद अजित पवार के साथ अलायंस करना शायद महाराष्ट्र में स्वीकार नहीं किया, उसके ये परिणाम दिख रहे हैं, उसका एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है ग्राउंड। ठीक, जल्दी से पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, 42 सीटें, और यहां के नतीजे क्या कहते हैं? बीजेपी के हक में 18 से 12 हो गए हैं, जो कि पिछली बार 18 थे, इस बार 12 हो गया। कांग्रेस एक सीट पे अपनी मौजूदगी दिखा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर किया, पिछली बार के मुकाबले 29 सीटों पर है, और लेफ्ट का हाथ खाली नजर आ रहे हैं, अदर्स भी यहां कुछ नहीं है। तो अपने आप में ममता दीदी का अभी भी एक वर्चस्व यहां पे दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के आंकड़े ये कहते हैं। बिहार को लेकर ऋतु के पास चलते हैं। बिहार में 40 सीटों पे जो आंकड़े, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर, जेडीयू बड़ी जीत दर्ज करते हुए 12 सीटों पर है, आरजेडी के खाते में 4 है, अदर्स के खाते में 9 है। ये भी 40 सीट बेहद अहम मानी जा रही थी। हालांकि एनडीए गठबंधन ने एक बेहतर प्रदर्शन 40 सीटों में से बिहार में भी किया है। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, अगर हम आपसे सीधे सीधे यही पूछे कि पश्चिम बंगाल का जो प्रदर्शन है, पश्चिम बंगाल का, अच्छा जेडीयू के हेमराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले बिहार की बात करते हैं। नरेंद्र, जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ी सफलता बिहार से दिखाई दे रही है, क्या इस तरह के नतीजों की उम्मीद थी जेडीयू को? और अगर ये झटका आरजेडी को एक बड़ा लगा है तो उसके क्या कारण आप मानते हैं जमीन पर? हेमराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? वो म्यूट पर है। हेमराज जी, आपकी आवाज हमें, आप शायद म्यूट पे हैं सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, ये जो आपके सवाल है जी, जवाब बिल्कुल स्पष्ट है और सीधा है। हम इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। हम तो 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रहे थे और हमारा प्रयास था और हम लोगों की जो कोशिशें थी इसी पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी चूक कहीं रह गई है या कहीं कोई कमी रह गई है, हम तो उसकी समीक्षा बात करेंगे। लेकिन ये जो अति उत्साहित जो लोग हो रहे हैं, जिसे सुनने के बाद 4 सीटें मिल गई, ये लोग हमेशा जो संविधान पर या आरक्षण पर तरह तरह की बातें बता करके जनता को गुमराह करने की कोशिश इन लोगों ने किया, जबकि हकीकत है कि संविधान की सुरक्षा एनडीए सरकार में हुई है और कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी। तो 1976 में उस समय संविधान पर सबसे बड़ा हमला हुआ था और जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे उस अधिकार को खत्म किया गया। तो ये लोग तो झूठा प्रचार करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। और बिहार के अंदर जो एनडीए ने जो अभी तक जो सीटें प्राप्त की है, हमें इससे ज्यादा सीटें जीतनी थी। बिल्कुल, पिछली बार 39 सीटें थी, पिछली बार जी, पिछली बिल्कुल 39 सीटें थी, तो बड़ी उम्मीद थी। बिल्कुल। ये अदर्स में कौन कौन है? जी, हम इस मसले पे आएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक को लेकर लगातार हमारे पास मैसेज आ रहा है, ब्रेक पे रुकते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इसमें एमएल कितना है? इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। तो आज की तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि आज एनडीए गठबंधन एक बार फिर यानी कि तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सत्ता बनाने की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 4 राज्यों में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की। उड़ीसा की जीत भी काफी बड़ी है। उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में किस तरह से जीत रही है, क्या रहे हैं विधानसभा के आंकड़े, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 मेहमान जो जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हेमराज राम जी भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब सीधे रुख करेंगे अपने साथी अरेंद्र का, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की है। ओवर टू यू अरेंद्र। बिल्कुल, और अपने आप में हम आंकड़ों के नजरिए से इस बात को आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे आज के जनादेश निकला है। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां के विधानसभा के नतीजे क्या हैं। विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हुआ है। बीजेपी वहां पर 8 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो वो 0 पे है। वाईएसआरसीपी 10 पर सिमट गई है, तो टीडीपी ने क्लीन स्वीप किया है 136 सीटों के साथ में, और जेएनपी पार्टी भी 21 सीटों के साथ में है। तो अपने आप में सीधे तौर पर एनडीए अलायंस, जिसमें बीजेपी, जेएनपी और उसके अलावा टीडीपी मिलकर वहां पर विधानसभा में स्पष्ट रूप से अपनी सरकार बनाती दिखाई पड़ रही है। तो ये आंध्र प्रदेश के विधानसभा का आज का नतीजा है। अगले आंकड़े की अगर बात की जाए तो क्या कुछ दिखाता है। ओडिशा विधानसभा की बात की जाए तो यहां की 147 सीटों में से बीजेडी 50 पे सिमट गई है। एक बहुत लंबा कार्यकाल रहा है नवीन बाबू का यहां पे, लेकिन अब वहां पे जन समर्थन वो खोते नजर आ रहे हैं।
जरूरी आंकड़े से आगे बढ़ के 78 सीटों पर बीजेपी अपनी दम पे सरकार बनाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 15 सीटों पर सिमट रही। अदर्स के पास भी 4 एक तरीके से सीटें गई हैं। तो यहां पर ओडिशा में जिस बात का जिक्र लगातार हमारी इस चर्चा में हो रहा था, वो दिखाई पड़ रहा है कि आखिर किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे, रुझान 175 सीटों के किस प्रकार से, बीजेपी 8 सीटों पर, कांग्रेस 0 पर, वाईएसआर 10 पर, इसके अलावा टीडीपी 136, जेएनपी 21 सीटों पर। कुछ ऐसा नजर आएगा विधानसभा की तस्वीर जब हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे आज के नतीजों के बाद में। इसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ेगी। ओडिशा के विधानसभा में कैसी तस्वीर होगी तो आप देख लीजिए। बीजेडी वहां पर 47 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, तो 70 सीटों के साथ में वहां पे उससे आगे 76 तक पहुंचेगी और बहुमत का आंकड़ा 74 है। हालांकि यह नंबर अभी पूरे नहीं आ रहे, लेकिन निश्चित तौर से ओडिशा में भी सरकार सीधे तौर पर बनती है। वापस चलते हैं ऋतु के पास में। जी हाँ, जिस तरह से अरीन ने बताया कि कैसे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम दिखाया है, आपके पास ही आना चाहूंगी यश। अगर आप सिर्फ बहुत संक्षेप में अगर सवाल का ही जवाब दें, कांग्रेस इन 4 राज्यों में, हम लोकसभा चुनाव की तो बात कर रहे हैं, लेकिन राज्यों के चुनाव में भी जो जीत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है, कांग्रेस आखिर क्या वजह है कि इन प्रदर्शनों में चूक जा रही है, बार बार जनता नकार दे रही है? आंध्र प्रदेश गढ़ होता था कांग्रेस। देखिए, जनता नकार रही है ऐसा नहीं है। यदि आप, और मेरा निवेदन है कि मुझे मेरी बात कहने दी जाए पूरी, किसी की भी जिज्ञासा या सवाल हो तो अपना थोड़ी देर रुक जाए। सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे चुनाव में, यानी पिछले 4-5 सालों के चुनाव जो हुए हैं, कांग्रेस को या बहुत सारे विपक्षी दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। किसी भी समय हमने नहीं देखा कि भाजपा के अकाउंट्स फ्रीज कर लिए हों, भाजपा के रहते हुए पार्टियों के सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया हो। अभी 20 लाख ईवीएम गायब हैं, जिनका सालों हो गए हैं, कोई भी जवाब नहीं आया है। लेकिन आज बात हो रही है बिना 173 सीटों के नतीजे के कि भैया हम जीत गए। अब राज्यों के चुनाव में ऐसा क्यों हो रहा है? हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश एक समय गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ पे है, टीडीपी है। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी हैं। नवीन पटनायक जी ने कभी भी बीजेपी का विरोध नहीं किया, 370 में भी विरोध नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मौके को अच्छा भुनाया। इस बार उन्होंने नवीन पटनायक के लिए भी बोल दिया, बोलते बोलते वो उड़ीसा के जिलों की कैपिटल भी पूछ बैठे। और अंततः धनंजय गिरी पता नहीं अब चले गए हैं, सुन रहे होंगे या नहीं, लेकिन जो कूप मंडूक की बात वो हमें कह रहे थे, तो अपना अपना कूप मंडूक होता है। जैसा मैं शुरू में कह रहा था, इस समय वॉर रुकवा दी, नहीं वॉर रुकवा दी पॉपो, इस समय पूरी दुनिया में उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात, पिछली बार यदि हम देखते हैं तो विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग तरह का वोटिंग पैटर्न हमको पिछली बार भी मिला था। लोकसभा में यदि हम सीट्स देखते हैं तो एक बीजेडी है, एक कांग्रेस है और 19 बीजेपी है। लेकिन अभी भी विधानसभा में बीजू जनता दल को 47 to 50 सीटें हैं। तो अभी भी हमको डिफरेंशियल वोटिंग विधानसभा का और लोकसभा का उड़ीसा में अभी भी दिख रहा है, वो आंध्र में वैसा नहीं दिखा है। ये अंतर समझना पड़ेगा। और मैं आंध्र के इसमें तो वाईएसआर कांग्रेस ही कांग्रेस बन गई है, इसलिए वहां पे कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है। 20 सेकंड्स में स्मिता जी फाइनल कमेंट, वक्त खत्म हो रहा है। राज्यों के चुनाव पे देखिए, ओडिशा में तो बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर है। वैसे तो संसद में और आम राजनीतिक परिवेश में बीजेपी और बीजेडी में कोई कटुता, किसी तरह की कोई ऐसी विरोधाभास नहीं होता था और मिलकर, भले दोनों एक अलायंस के सहयोगी नहीं है, लेकिन एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप दोनों में रहा था। जो थोड़ी बहुत एक दूसरे की आलोचना या कटुता दिखी है, मैं उसको केवल चुनावी कैंपेन के दौरान, जो एक हीट ऑफ कैंपेन में होता है, उसको केवल वहां तक मानूंगी। इसके अलावा मुझे कहीं कटुता दिखी नहीं। ठीक हो शायद, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्त हैं सभी ओडिशा में, तो उन्होंने शंख को चुना, फिर पद्म को चुन लिया, थोड़ा शंख को भी दे दिया, थोड़ा पद्म को भी दे दिया। अब आगे देखेंगे ये फॉर्मेशन कैसे में क्या जाता। सर माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, आपको सर बहुत सारा समय दिया, हमारे साथ लगातार स्टूडियो में थे, तो निश्चित तौर से बड़ा दिन। जी, लेकिन खत्म करते हुए ये जरूर मानना पड़ेगा कि संजय जी ने आज जो जनादेश आया है, उसके बाद महाराष्ट्र से 2014 में भी संजय जी ने कई बार ऐसे संकेत दिए कि बड़ा ही स्वाभाविक गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं है महाराष्ट्र में, और आज भी उद्धव ठाकरे गुट एनडीए के साथ शामिल होने की उत्सुकता भी दिखा रहा है और एक आस भी दिखाई है। बिल्कुल, तो जनादेश में फिलहाल बस इतना है, लेकिन नंबर्स ये दिखाते हैं कि कमोबेश एनडीए सीधे तौर पर अपनी सरकार बना रही है। इंडिया अलायंस को अभी बहुत आंकड़ा दूर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का।